चाहूँगा उन छात्रों का जिन्होंने हमें आज बुलाया, और ये देख के मेरा हौसला बढ़ता है कि आप गर्मी की एक रात में वेकेशन के टाइम पे एग्ज़ाम्स हो जाने के बाद इस तादाद में आज यहाँ पे मौजूद है। इससे मेरा हौसला इसलिए बढ़ता है कि ये संकेत है एक तरह से कि जो हमारी ज़मीर जो है आपकी पीढ़ी में वो कहीं बुझ नहीं गई है और सवाल अभी भी जिंदा है, और उन सवालों का जिंदा रहना आने वाले दिनों में हम सब के जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी होगा। और इसकी वजह ये भी है कि राना अयूब ने, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एक और बहुत हिम्मतवार नौजवान का जिनका नाम मैथिली त्यागी है, उनका भी, क्योंकि राना अयूब की तो हिम्मत है ही, लेकिन जो मैथिली त्यागी बिना किसी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस टू हरसेल्फ वाज एबल टू प्रेजेंट हरसेल्फ सो इफेक्टिवली, उसे और उसके दोस्तों को, एक लड़का जिसका नाम शायद माइक है जो फ्रांस से आता है, एक लड़की जिसे मैथिली, राना तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, मैथिली पानी बुलाती है, जो दूर ग्रीनलैंड से, और जो इस खूबसूरत और बहुत ही इफेक्टिव नाटक को अंजाम देने के लिए बहुत ज़रूरी थे, जिन्होंने राना का हाथ बटाया। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान में और ख़ासकर गुजरात में अगर आपकी एक्सेंट में एक अमेरिकन ट्वैंग हो और साथ में कोई गोरे नस्ल का बंदा हो तो मामला थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो हमारे जितने भी देशभक्त लोग हैं वो बहुत जल्दी से फिसल जाते हैं, खासकर अगर किसी और देश के लोग वहाँ पे मौजूद हो, ये आम बात है। तो लेकिन मैं उन दोनों नौजवानों का शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहूँगा कि वो एक तरीके से दोस्ती और सॉलिडारिटी का एक मिसाल है, और ये दोस्ती और सॉलिडारिटी का मिसाल मैथिली त्यागी और राना ने भी दिखाया है, क्योंकि ये किताब एक दोस्ती और सॉलिडारिटी की मिसाल के तौर पे हमें देखना चाहिए। ये हम सब के लिए एक दोस्ती का मिसाल है, क्योंकि जैसे राना ने कहा कि उनके जहन में सवाल गुजरात के दंगों से शुरू होते हैं, जिसमें वो एक आम नौजवान की तरह, जितने बहुत लोग उस टाइम पे वॉलंटियर किए थे, जिन्हें वो सच्चाई जिनके सामने वो था, और शायद it may have become a factor in your becoming a journalist, your deciding to take the cases that you took on and so on. एक तो रही ये बात, और इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि आप में से हर कोई लड़का या लड़की या नौजवान इस हिम्मत और शिद्दत का मिसाल आप लोग कायम कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में ऐसे हालात तो चले नहीं जाएंगे, शायद और बढ़ेंगे, और अकेली राना अयूब या अकेली मैथिली त्यागी इन सब से न जूझे, और आप में से हर कोई इन सब से जूझे। अगर इस सवाल को हम इस बात को लेकर आगे चलते हैं, then there is a lot of hope for us, because she proves as a young 20-something person who is not specifically trained in the finer arts of counter surveillance, shall we say, she is able to actually produce, I think, what is credible evidence. So that means that any one of us, if we have our wits about us, can actually play this role whenever we are required to do. And we will be required to do it for various reasons. Let us never pretend that what happened in Gujarat is exceptional. It is in fact the norm, right? It is not the norm only in Gujarat, it is the norm in many other parts of this country. It is extrajudicial assassinations happen in Uttar Pradesh, happen in Andhra Pradesh, in Telangana, in West Bengal, and of course are a matter of course in Kashmir and in the Northeast. नहीं तो उस तादाद में जिसको disappearance कहते हैं वो नहीं होता. Those are all the result of extrajudicial assassinations for which no accounts are left. The only accounts that are left are graves in the ground which are unnamed and perhaps just numbers. So if there are 8,000 bodies in the ground in Kashmir, that means 8,000 extrajudicial assassinations were carried out in the 90s, right?
So behind each one of those decisions, there is some power that says, फलाने को उड़ा दो, इसको गिरा दो, इसको ढेर कर दो. We have to ask the question why it becomes necessary to do so. Why is it necessary for a Minister of State of Home Affairs to direct a police officer कि आपके हिरासत में 2 अफराद हैं, उनको आप ढेर कर दो. ठीक है, अगर अरेस्ट हुए हैं तो एक प्रोसेस होती है जिसके तहत उनकी जुडिशियल प्रोसेस में अगर वो इनोसेंट करार दिए जाते हैं या गिल्टी करार दिए जाते हैं, उसका एक अंजाम होता है. What is it that requires bodies to be dug into the ground? जैसे अगर हम ये सवाल कर लिए कि सोहराबुद्दीन और कौसरुद्दीन या प्रजापति या इशरत जहां, इनके मौत की वजह क्या है? क्योंकि ये साबित हो चुका है कि these are all more or less staged encounters. And the question is, why do these staged encounters become necessary? And that's what ties me to the question that I want to ask all of you and to think about today. इशरत जहां का मौत इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उनके मौत के बगैर गुजरात में ये कहना कि टेररिज्म का इतना बड़ा एक फैंटम हमारे बीच में मौजूद है जो कि चीफ मिनिस्टर तक को शिकार कर लेगा, ये क्रेडिबल नैरेटिव नहीं बनता. You cannot create an atmosphere of anxiety, fear and repression without the occasional appearance of the dead bodies of terrorists or so-called terrorists, young people. अभी कुछ दिनों पहले टेलीविजन न्यूज़ में मैंने देखा कि बड़ा शोरगुल हो रहा था कि बाटला हाउस का एक फरार नौजवान कहीं मिला है और वो मोहम्मद साजिद के नाम से जाना जाता है. मेरी याददाश्त इस मामले में थोड़ी बहुत तेज़ है क्योंकि बाटला हाउस की पहली जो डिस्कशन हुई थी वो सबसे पहले बिफोर इट बिकेम लार्जर इश्यूज happened on Kafila where Aditya and I act as moderators and writers. और मुझे ये याद है कि ये मोहम्मद साजिद नाम was familiar to me. Then I went back to see what we had written and we found that there was a Mohammad Sajid who died in L18 Batla House, right? So obviously one man called Mohammad Sajid died. Now another Mohammad Sajid has now appeared. We had never heard of a live Mohammad Sajid. हमें ये बताया गया था कि बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान कुछ दो लड़के फरार हो गए थे. एक का नाम था मेरे ख्याल से शाहनवाज, वो बाद में कहीं और मिला कि वो बड़ा several people were found by that name and there was no person called Mohammad Sajid other than the one who died that day in Batla House. So जो शोर-ओ-गुल हुआ टाइम्स नाउ में उसमें ये फिर बताया गया because the news broke in the afternoon, by the evening there was a certain nuance to that news कि ये था बड़ा साजिद और जो मारा गया था वो था छोटा साजिद, कि एक बंदे को 2 बार आप नहीं मार सकते. ठीक है, मतलब अगर वो मर गया तो मर गया, फिर वो आईसिस में नहीं जा सकता. और बड़ा साजिद उस दिन नहीं फरार हुआ था, उसके पहले दिन फरार हुआ. मेरे लिए दिलचस्प बात यह है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट के दूसरे सालगिरह के पहले 1 हफ्ते पहले इस न्यूज़ की ज़रूरत पैदा हो जाती है. दूसरे सालगिरह के 1 दिन पहले राणा अय्यूब की किताब का लॉन्च हुआ. इस वक्त इस दौरान सडनली after 2 years of relative quiet on the terrorism front, suddenly the news is acting up again. And maybe a few unfortunate incidents may unfold. Why do they need to unfold? And do they unfold only here? If you examine the history of governments and states in crisis throughout the 20th century, you will find a phenomenon that is called the deep state, which is the state that acts within the state to break its own laws. In the 1980s in Italy, there was a well-documented phenomenon in what was called the Anno di Buondio, the years of lead and iron, जिसमें
9/11 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट एट्रोसिटी बोलोनिया ट्रेन स्टेशन बॉम्बिंग हुई थी, जिसमें तकरीबन 236 लोग ढेर हुए थे। We now have, through the same kind of meticulous investigation that Rana Ayyub has done, accounts from senior officers in the Italian police, armed forces and intelligence that demonstrated how the Bologna train station bombing was carried out by right-wing militants and blamed on left-wing terrorism. Right? So that's more or less documented. You have similar situations in Northern Ireland where operatives of the Special Armed Services, SAS, infiltrated groups of bona fide terrorists, no doubt about that fact, the provisional IRA, carried out atrocities in order to ratchet up the scale of repression. We have the same situation in Greece. We had the same situation certainly in the last 10 to 15 years, and of course before, in Russia, where there's a series of extrajudicial assassinations carried out under the regime of Vladimir Putin, and where journalists such as Rana Ayyub, when they had investigated that, suddenly die in road accidents. So I'm asking you to be very careful when crossing the road. Anyway, we've had similar situations throughout Latin America, Guatemala, Mexico, where 43 young people disappeared one day and no one's seen them ever since. In Argentina, of course, and closer to home, 8,000 bodies that are unaccounted for or so in Kashmir, and even more so in the northeast. This means of ruling through anxiety and terror appears especially at those moments when there is a crisis of legitimacies of the state. That is when the state requires populations to be terrified, to be frightened, and to be really anxious about their security, so that you can bring in repressive laws like TADA before, or other such UAPA, MACOGA, and so on. If you examine the accounts of the police officers and some politicians that Rana and Mehdi interviewed, you realize that each one of them has doubts and ambiguities and ambivalences. They talk about, for instance, कि ये सोहराबुद्दीन का मामला कुछ और है, लेकिन कौसर बी को ढेर करना, इसमें थोड़ी उनकी भी, even the people who did those encounters have some crises of conscience. Right? So clearly there is a way in which the excesses of this climate produce anxieties even in the people who actually undertake these anxieties, these acts. And they're not very different. They are, as Rana said, they're like your uncle, right? They are like the nice uncle who says, "Beta, खाना खाया कि नहीं?" They are like the auntie who says, "Beta, ये हमारे घर में बना है, इसको खाओ." They are not necessarily evil people. And we must not ever make the mistake of thinking that जो लोग BJP या RSS में हैं, ये कुछ मतलब शैतान के औलाद है. They're just normal, ordinary people like you and me. And there is a term that we can think about to describe this, as the very great political philosopher Hannah Arendt invoked the banality of evil. कि अगर आइखमान, जो कि नाज़ी रेजीम का एक ऑपरेटिव था, जिसमें सैकड़ों हजारों लोगों को डेथ कैंप्स की तरफ भेजा, इन दी एंड ही सेड, मेरी कोई जानी दुश्मनी नहीं थी यहूदियों से, मैं तो सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा था. तो यहाँ पे जो अफसरान जो बात करते हैं, वो भी कहते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड इज अ मुस्लिम, मैं तो ऑर्डर फॉलो कर रहा था. ये तो बात अलग है कि देयर इज अ क्लाइमेट दैट इज क्रिएटेड, अमित शाह ये चाहते थे, और उनके सामने किसी की चलती नहीं है, या चलती है तो इस हद तक चलती है. एंड देयर आर सम पीपल हु ट्राई टू रेजिस्ट, लाइक आई थिंक देयर इज a gentleman called Mr. Chakravarti. He was the Director General of Police, and he does talk about the fact that jahan tak ho sake he tried to resist. But there is one place under which they buckle, which is why Maithili Tyagi has to enter the scene. That in the investigations and judicial inquiries that follow, none of them actually come clean, and there is a reason for that. It's the terms of reference of the judicial inquiry that make it pointless for an officer, even with a conscience, to come clean. जैसे आप अगर देखेंगे, और इस बात का जिक्र उस दिन भी हुआ था,
कि गुजरात के दंगों का इंक्वायरी कमीशन वाज हेडेड बाय अ जेंटलमैन, अ जज कॉल्ड मिस्टर नानावती, जिनका सीवी और एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 1984 की जो किलिंग्स दिल्ली में हुई थी उस पर जो जुडिशियल इंक्वायरी हुई थी उसके वही चेयरमैन। तो उनका जो एक्सपीरियंस रहा है ऑफ बीइंग एबल टू फ्रेम टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जिसके तहत जो अफसरान और जो सियासी लोग इन मास किलिंग्स के लिए जिम्मेदार हैं वो छूट जाए, वो तो उसी एक्सपीरियंस का कामयाब एक मिसाल पेश कर रहे थे। तो अगर आप एक पुलिस ऑफिसर हैं जिनकी थोड़ी बहुत नींद विचलित होती है और आप जानते हैं कि आपको टेस्टिफाई करना है जस्टिस नानावती के सामने, तो आप सोचेंगे इसमें क्या फायदा। अगर कर भी ले तो क्या। इस बुक की प्रेफेस लिखते हैं जस्टिस श्री कृष्ण, जिन्होंने एक बहुत कड़ी रिपोर्ट लिखी थी ऑन द बॉम्बे किलिंग्स, और प्रेफेस में वो ईश उपनिषद का एक कोट उद्धृत करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि सत्य का जो चेहरा है वो सोने के मुखौटे से घिरा हुआ है। तो सत्य आप देख नहीं सकते क्योंकि उस पर सोने का मुखौटा रखा है। तो जैसे राणा कहती है बातचीत में, एक अफसर से मैं नाम भूल रहा हूं, कि जब उनके हाथ से इंक्वायरी ट्रांसफर होती है सीबीआई तक, एंड देन द सीबीआई PC Raigar, and who is the GC Raigar, and who is the CBI officer who then turns things around, or I forget the name, but you point out the fact that after retirement he became a consultant for Reliance. Ashok Narayan says this about a CBI officer. So in a sense, जब स्टेट पुलिस से इंक्वायरी सीबीआई के हाथ में जाती है, you have the impression that maybe now things will change, but the fact that nothing happens is also partly explained by the fact that the face of truth is then covered by gold, right? So that is the pattern that, in a sense, these police officers are also talking about. There are officers in the Indian Army who know exactly what happens in Kashmir, but who do not have the means to talk about it, or do not have the moral courage to talk about it, in fact, because there's nothing that will support it. So then, the comparison, for instance, अगर आप देख लें atrocities के level पे, if you look at the occupation of the West Bank by the Israeli Defense Forces, वहाँ पर भी कभी कभार senior officers will talk about the fact जो हो रहा है वो even under Israeli law illegal, जो हो रहा है हमें उसकी अथॉरिटी नहीं है लेकिन हम करते हैं, और ये शर्मनाक है। एज अ प्रोफेशनल सोल्जर इट इज शर्मनाक। लेकिन आज तक हिंदुस्तान में मैंने नहीं देखा कि एक हिंदुस्तानी फौज का कोई अफसर अपने कॉन्शियंस, देयर मस्ट बी पीपल इन द इंडियन आर्मी हु आर ट्रबल्ड बाय देयर कॉन्शियंसेस, but they do not have the structural mechanisms where their speech acts will even resonate in even the editorial house of a newspaper or a media channel. हमारे मुल्क में शोर की कीमत बहुत ज़्यादा है। टाइम्स नाउ या ZTV, आप लोगों ने अपने तजुर्बे से आपने देखा कि शोर का कीमत क्या है, लेकिन शोर की कीमत के साये में खामोशी की भी फरोख्त होती है और उसके भी दाम लगते हैं। जैसे आदित्य ने कहा, उस जलसे में जिसमें हम सब मौजूद थे, दिल्ली का ऐसा कोई सीनियर जर्नलिस्ट नहीं था जो मौजूद ना हो, लेकिन इन न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स में, जिसमें 2 हफ्ते पहले तक बड़े साजिद आ गए थे, वो इतने खामोश कैसे हो? क्योंकि खामोशी की भी एक बहुत ऊंची कीमत रखी जाती है। और उस सौदे को अगर राणा मंजूर नहीं करती है, शायद इसीलिए मेरी उम्मीद अभी भी बरकरार है कि एक दिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह शायद गुजरात के दंगों के लिए नहीं, लेकिन कौसर बी और इशरत जहान के कत्ल के जुर्म में उन्हें शायद एक दिन जेल जाना पड़ेगा। And we can guarantee that because of the courage of this book.
right? Because we are able to trace, and not just Ishrat Jahan or not just Wasif. You've talked about this yourself. The most shocking revelation for me is towards the end about the assassination of a Minister of Home Affairs of Gujarat, Harin Pandya. An RSS man, a man of the BJP, a political rival of Narendra Modi. One of the things he's supposed to have done was to have entered into some kind of dialogue with the B.R. Krishna Iyer Citizens Commission on Gujarat, and maybe some other things. Now, Rana quotes Sankarshan Thakur's report of the way in which this man's body was found, and it reminded me again of Batla House. A man is sitting in his car, he's dead, there are 6 bullets in his body, 5 of them are found. The bullet that kills him goes through his scrotum and pierces his lungs. A man's scrotum is a place of intense blood vessels. If you shoot a human being between the legs, the kind of bleeding that amounts from that is enormous. The car in which Harin Pandya is found dead does not have that kind of blood. So obviously, he's killed somewhere else, put into a car, the car is driven and left to be found in a central park in Ahmedabad, right? Now, the first thing you think about when you think about these things, it reminds me of the photograph of a man called Mohan Chand Sharma who walked 4 floors down in Batla House and succumbed to injuries in his intestine and abdomen, which are again regions of high intensity of blood vessels, and you can see him coming down those 4 floors, walking with his spotless white shirt where there are 3 patches of blood under his right elbow, right? They're not patches of blood that can be seen as a result of life-threatening injuries. So Mohan Chand Sharma, the great Shaheed, जिसके बारे में बहुत TV में शोरगुल होता है, obviously died on the way to hospital, right? Just as Harin Pandya did not die in that car. Now, discrepancies such as this are the stuff of court trials. That's how trials and investigations begin, because there's some odd fact that needs to be looked at. But that does not happen in these cases, right? Both of them become shaheed. Harin Pandya becomes a shaheed for the BJP, except his wife and father refuse to believe that narrative and they talk to Rana. Mohan Chand Sharma becomes a shaheed. But both of them were perhaps people who either knew too much or knew inconvenient things and had to be removed from the scene. And these encounters fulfill many purposes. They fulfill the purpose of creating a climate of anxiety and terror. They also sometimes work at removing people from within the state apparatus who might be privy to inconvenient secrets. You might not know this, but in the 13th December case, the attack on the Indian Parliament, Mohan Chand Sharma was the last senior police officer to die. Every other senior police officer associated in that case died an unnatural death in Delhi. Some were killed while cleaning their service revolvers. Some were killed in a road accident that was unexplainable. Every single special cell officer who worked on the 13th December case does not exist on the earth anymore. So these are strategies of rule. This is how the deep state works. And that's why it's very important for all of you to understand this. Because the deep state is not just working in Gujarat. I'm afraid that the deep state is now beginning to work closer to home, right? I am afraid that it is no longer necessary for the state in India to work with a climate of suspicion with people with Muslim names alone. In the near future, the kind of people whose bodies may turn up will not bear Muslim names. Or at least a lot of them will not bear Muslim names. And there's a reason for that. And the reason is that the state needs a climate of general suspicion, जिसके तहत आप में से कोई भी, especially young people,
Why is there so much pressure in universities? Why are fake videos being produced of events in universities? Why are charges for sedition being imposed on young people for things that are simple and ordinary? Right? It's because there needs to be a general climate of suspicion and terror and fear and anxiety. The people who live in Munirka village, who rent out houses to you, should be scared of you. It's necessary for that to happen, in order that this regime and regimes like this continue to operate. And that is why all of you need to become mentally tyagi of one kind or another. Right? Thank you very much.